जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, हर महीने हम यहां पर आपको सबसे पहले यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों बारी है फरवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। देखिए, इस मंथली करंट अफेयर्स की अगर विशेषताओं की बात करें तो 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम स्पेसिफिक है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका पूरा मंथली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। फुल डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो बनाया है जो आपको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहां पर हम टॉप 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस देश में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है फर्स्ट हिंदू टेंपल, किस कंट्री में किया है? तो देखिए, पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर थे, उसके बाद वो कतर भी गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। तो यूएई में सबसे पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। आइए मैं आपको हिंदू टेंपल दिखाता हूं जिसका उद्घाटन किया गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं वो हिंदू टेंपल जिसका उद्घाटन किया गया है। ये जगह है अबू धाबी। कहां है? अबू धाबी। और यह है अल वकावा स्थान जहां पर पहला हिंदू टेंपल यहां पे बनाया गया है। इसका शिलान्यास 2019 में हो गया था और ये 27 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें जो टोटल कॉस्ट आई है वो 700 करोड़ रुपए इसमें कॉस्ट आई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसको किसने बनाया है तो आप बताएंगे इसको बनाया है किसने? बोचस नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, यानी बैप्स इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो बोचस नवासी याद रखिएगा, श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब आइए मैं आपको यूएई दिखा देता हूं जहां पे लोकेटेड है। तो देखिए आप यूएई का मैप, भारत हमारा यहां पर है, ये आप भारत देख पा रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, आप देख रहे हैं इंडिया का मैप। अब इंडिया का मैप आपने देख लिया, आप इधर आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा यूएई। इसके बगल में सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है। तो ये देश देख पा रहे हैं आप जो कि यूएई लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। देखिए ये कहां पे लोकेटेड है? मध्य पूर्व एशिया पे लोकेटेड है। ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे एक हाईएस्ट जो इमारत है वो बुर्ज खलीफा, आपने सुना होगा, वो कहां पे लोकेटेड है? दुबई में ही लोकेटेड है। अब दोस्तों बहुत सारे मैं आपको मंदिर बता देता हूं जो चर्चा में रहे हैं। देखिए 22 जनवरी को अभी आपको मैंने पढ़ाया था 2024 में अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और इस राम मंदिर का डिजाइन किसने किया है तो आपसे पूछा जा सकता है, ये चंद्रकांत सोमपुरा जिन्होंने इस मंदिर का डिजाइन किया। ठीक है, रामलला की जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं, इसके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज हैं। राम मंदिर की जो शैली नागर शैली में बनाई गई है। अब देखिए महाकाल लोक की बात करते हैं तो महाकाल लोक का निर्माण किया गया उज्जैन में। महाकाल कॉरिडोर है उज्जैन मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला भी पीएम मोदी जी ने रखी है। इसके अलावा श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, इसका भी उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में किया गया है। और यहां पर अमेरिका में भी स्थापित है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसका निर्माण ये BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किया गया है, वो न्यू जर्सी में किया गया। कहां पर किया गया? न्यू जर्सी में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 अभी खत्म हुआ, तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ने वापस से भारत को हराया है। अभी वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। वापस से अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। और दोस्तों फाइनल मुकाबले में भारत को 79 रनों से हराया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये चौथा टाइटल था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है तो भारत की टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है। अब पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए ये कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका फॉर्मेट था 50 ओवर का। और क्वेन मफाका यहां के प्लेयर ऑफ द सीरीज थे जिन्होंने 21 विकेट्स लिए, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रन किसने बनाया तो भारत के जो कप्तान है वो है उदय सहारन। इन्होंने 397 रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लिए क्वेन मफाका ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है।
अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सबसे बेस्ट एक्टर बने हैं शाहरुख खान को सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट खिताब दिया गया है। देखिए अब बात करें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो 2012 में इस अवार्ड शो की फाउंडेशन रखी गई थी, लेकिन इसकी घोषणा जो स्टार्ट हुई है 2016 में, इसकी ऑफिशियल घोषणा स्टार्ट हुई है। जो विनर बने हैं पूरी लिस्ट में आपको बता रहा हूं। सबसे बेस्ट फिल्म थी जवान, सबसे बेस्ट एक्टर थे शाहरुख खान, जवान में इन्होंने एक्टिंग की थी। बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी और इनकी फिल्म का नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी वांगा फिल्म एनिमल के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म बनाई गई थी 12th फेल। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर, तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर गणना शेखर वीएस को चुना गया, IB-71 मूवी जो कि भारत और पाकिस्तान पर बेस्ड है। और यहां पर हॉक्रिटिक बेस्ट एक्टर बने हैं विकी कौशल, सैम बहादुर में आपने इनका अभिनय देखा है और शानदार एक्टिंग की थी, शानदार इनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन भी की गई थी। क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर बने एटली कुमार जो कि जवान मूवी के लिए बने हैं और बेस्ट वेब सीरीज थी फर्जी। कौन सी थी? फर्जी। यहां पर अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, यहां पे बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए चुना गया था। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, ऑस्कर में भी और जितने भी बाफ्टा अवार्ड्स में विनर ओपेनहाइमर ही बनी थी। फिल्म ऑफ द ईयर सलार पार्ट 1 सीज फायर थी। क्रिटिक्स बेस्ट वेब सीरीज थी द रेवलर मैन। तो सभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, आपने पूरा सुन लिया, समझ लिया होगा। आइए बढ़ते दोस्तों चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो साथियों, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने छठवां बजट पेश किया, 6th बजट पेश किया। याद रखिएगा कौन सा? छठवां बजट पेश किया है और 1 फरवरी 2024 को छठवां बजट पेश किया। हालांकि ये जो बजट था ये अंतरिम बजट था, इंटीरियम बजट था। अभी देखिए 2024 में चुनाव होने वाला है, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब पूर्ण बजट आएगा। तो अंतरिम बजट क्या होता है? जब कुछ समय कुछ महीने के लिए बजट पेश किया जाता है, उस बजट को हम बोलते हैं अंतरिम बजट बोलते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, तो यह मोरारजी देसाई साहब। इन्होंने 10 बार 10 बजट पेश किए, सबसे ज्यादा बजट पेश किए हैं। वहीं पे वित्त मंत्री जो ताई जी हैं, ये दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। देखिए पिछले साल की तरह ये बजट भी पेपरलेस था, अंतरिम बजट है जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है, उसके बाद फिर से वापस से बजट पेश किया जाएगा, फिर हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए बजट होता क्या है, तो आपके घर में भी बजट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी खर्चे हैं और कमाई है उसकी पूरी जो योजना होती है उसे हम बजट कहते हैं। वैसे बजट शब्द का आपको कहीं भी उल्लेख हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं 112। तो एक साल के अंदर जो केंद्रीय बजट होगा, एक वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, ऐसा बताया गया है आर्टिकल नंबर 112 में। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, अनाउंसमेंट जो किए गए हैं। तो रूफटॉप सोलर प्लान यहां पर इस बजट में बताया गया है, जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री प्रदान की जाएगी और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले 5 साल में गरीबों को 2 करोड़ घर दिए जाएंगे। मिडिल क्लास लोगों के लिए नई हाउसिंग स्कीम भी तैयार की जाएगी। रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की गई है, 11.1% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। और जो आशा बहनें हैं उनको आयुष्मान योजना का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। अब दोस्तों 9 से 14 साल की जो बालिकाएं हैं, सर्वाइकल कैंसर यानी जिसे ग्रीवा कैंसर है, बच्चादानी कैंसर आप भी कह सकते हैं, तो ये ना हो उसके लिए टीकाकरण किया जाएगा। ये हाइलाइट्स थे बजट के, मैंने आपको पूरा बता दिया 1-2 मिनट के अंदर। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड भारत रत्न रिसेंटली? तो साथियों भारत रत्न जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? एल के आडवाणी जी को दिया गया है और ऐसे ये 50वें व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। आप मेरे पीछे भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देख पा रहे हैं। आज जो अयोध्या मंदिर स्थापित हुआ है उसके पीछे जो बहुत बड़ा संघर्ष था
इनका था, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आडवाणी जी से पहले भी भारत रत्न इसी साल मिला। इस साल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। यहां पे हम 2 व्यक्तियों की बात करेंगे और आने वाला एक क्वेश्चन होगा जिसमें 3 और लोगों के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो इसके पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न मिल चुका है, ऐलान किया जा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के संस्थापक मेंबर भी रहे हैं। भाजपा की स्थापना कब हुई है? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई है, पूछा जा सकता है। भारत रत्न की बात करें तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। इसमें कोई राशि, नगद राशि नहीं मिलती है। तो जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसे भारत रत्न दिया जाता है। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई है। यहां पर आप भारत रत्न को देख पा रहे हैं तो ये जो अलंकरण है ये कांस्य का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है, पीपल का पत्ता होता है, आप यहां पे देख पा रहे हैं इसका शेप। अब देखिए पहला जो पृष्ठ है यानी जो फ्रंट है उसमें आपको भारत रत्न देखने को मिलेगा। एक सूर्य बना हुआ है जो कि यहां पर किसका बना हुआ है? प्लैटिनम से बना हुआ है सूर्य। और जो पीछे वाला भाग है उसमें आपको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखने को मिलेगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्लियर है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अगर मैं आपसे पूछूं तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, सी राजा गोपालाचारी साहब और सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में के नोबेल पुरस्कार मिला है। 28 फरवरी को अभी हाल ही में हमने इनकी याद पर विज्ञान दिवस भी मनाया है। अब आइए बढ़ते दोस्तों 6वें प्रश्न की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारी रैंक है 93। देखिए भ्रष्टाचार जो है पिछले साल की अपेक्षा भारत में बढ़ा है और यहां पर भारत में जो भ्रष्टाचार है वो 93 प्लेस पर हम पहुंच गए। 2022 में हमारा प्लेस 85 था, अब हम 93 प्लेस पर पहुंच गए हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो देश है वो कौन सा, वो डेनमार्क है। और सबसे करप्ट देश है वो है सोमालिया। 180 देशों की रैंकिंग यहां पर बनाई गई थी, उसमें सबसे निचला स्थान सोमालिया का आता है। देखिए यहाँ पे सोमालिया तो आपको मैंने बता ही दिया है, और उत्तर कोरिया 172 प्लेस पर है, अफगानिस्तान 162 प्लेस पर है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं बहुत खुश हूं कि हमने यहां पर आप लोगों के लिए जो प्रॉमिस किया था धीरे धीरे हम उसे पूरा कर रहे हैं। दोस्तों अरिथमेटिक का एक बहुत ही प्यारा बैच, फाउंडेशन बैच यहां पर अयाज सर स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मार्च से, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था। इसमें वैलिडिटी ध्यान दीजिएगा 2 साल की वैलिडिटी है और जो फीस रखी गई है प्रथम 500 छात्रों के लिए केवल 499 फीस यहां पे रखी गई है। आपको 3 से 4 महीने पढ़ाया जाएगा और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास लगने वाली है। 5 दिन आपकी क्लास लगेगी और मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पे सर पढ़ाएंगे एप्लीकेशन में। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, और आप कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन लगाइएगा, व्हाट्सएप करिएगा। स्टडी कर को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये पेड कोर्सेस में जाना है, जहां पर आपको इस क्लास को एनरोल करना है। वहीं पर आपकी लाइव सेशन चलेगी। ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको हर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी। अभी मैं आपको बता दूं कि ई बुक लॉन्च हो जाएगी इस महीने की, तो आप उसे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। अब क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ई बुक में ही पीडीएफ मिलेगी जो आप क्लास देख रहे हैं। जब आप ई बुक को खोलेंगे तो यहाँ पे टॉपिक वाइज पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां मिलेगी और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में यहां पर मिलेगी। ठीक है, ये ई बुक अलग चीज होती है और जो क्लास का लेक्चर होता है वो हम पीडीएफ में डालते हैं टॉपिक वाइज में। और आपका टेस्ट होने वाला है 4 मार्च को, समय है 9 बजे। आप सभी ज्वाइन होइएगा। 4 मार्च को आपका टेस्ट है, समय 9 बजे। पूरा मंथली करंट अफेयर्स 240 प्रश्नों का टेस्ट होगा, ज्यादा भी हो सकता है, सरप्राइज रहेगा। पूरे मंथ का आप टेस्ट दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ये सब आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 पेश किया गया। भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक खिसक गई है। पहले हम 80 स्थान पर थे, लेकिन इस साल हम फर्स्ट हाफ में 85 प्लेस पर पहुंच गए हैं।
तो ये जो इंडेक्स है ये हेनलियन पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि लंदन में है। तो यहां पर हमारा जो स्थान है, हम 85 प्लेस पर पहुंच गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका, तो आप बताएंगे जापान, सिंगापुर, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, इन सबको यहां पे सबसे पहला स्थान दिया गया है। और सबसे कमजोर पासपोर्ट बनाया गया अफगानिस्तान को, 109 प्लेस पर अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? तो साथियों, राम भद्राचार्य और गुलजार इसका राइट आंसर है। इन दोनों को यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है लिटरेचर के क्षेत्र में। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है दूसरी बार। तो राम भद्राचार्य की हम बात करें तो संस्कृत स्कॉलर है, गुलजार साहब की बात करें तो उर्दू साहित्यकार हैं। इन दोनों को अलग अलग भाषा में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2023 में 2 भाषाओं के लिए यहां पर पुरस्कार दिया गया है ज्ञानपीठ, और 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई है। और यहां पे संस्कृत साहित्यकार हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार हैं गुलजार साहब। इन दोनों को यहां पे चयनित किया गया है। और इस सम्मान में यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये वाग्देवी है, यहां पर आप देख पा रहे हैं सम्मान में किस प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इन दोनों को आप देख पा रहे हैं, गुलजार साहब हैं, ये राम भद्राचार्य हैं। इन्हें दिखता नहीं है, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान है, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। और गुलजार साहब उर्दू साहित्यकार हैं। दोस्तों 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और 1965 में सबसे पहली बार मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को इनकी जो कृति है ओडुक्कुजल के लिए यहां पे सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में कोई भी अच्छा कार्य करता है संविधान की 8वीं सूची में, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। 11 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? तो देखिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो दूसरा देश बना है वो है अमेरिका। ठीक है, पहला देश कौन सा है? तो मेरा भारत महान, हमारा भारत पहला देश था जिसने 23 अगस्त 2023 को इतिहास रच दिया था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। और भारत चौथा देश बना था। हालांकि चंद्रमा पे लैंड होने वाला जो देश है वो अमेरिका ही है पहले, लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दूसरा देश बना है। कंफ्यूज मत होइएगा, साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। तो दोस्तों, अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स और इसका लैंडर है, इसका नाम है ओडीसीएस। ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। देखिए, 15 फरवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया था और 22 फरवरी 2024 को ये लैंड हुआ है। तो ओडीसीएस जो है, मून लैंडिंग करने वाला कोई भी एक प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। देखिए, ओडीसीएस का मकसद क्या है? तो ये चांद पर जब जाएगा, लैंड हो चुका है, ये धूल की स्टडी करेगा। वहां पे स्टडी करने गया है, चंद्रमा की धूल की स्टडी करेगा, कैसे क्या बना हुआ है। और ओडिसियस जहां पे लैंड हुआ उसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम रखा गया है मालापाट। क्या नाम रखा गया? मालापाट। आइए बढ़ते 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द असेंबली? तो साथियों, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य है, लेकिन आजादी के पहले से ही समान नागरिक संहिता गोवा में राज्य में लागू हुई थी। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। आपको याद होगा 1961 में हमने इनको मार मार के भगाया था। वो आप मुझे बताओ, वो मिशन कौन सा था जिसके तहत हमने मार के भगाया था? तो साथियों, स्वतंत्रता से पहले वहां पे यूसीसी पहले से लागू था। यूसीसी होता क्या है समझते हैं। तो यूसीसी क्या होता है? पर्सनल लॉ को खत्म करता है। आप अगर हिंदू धर्म के हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो हर धर्म का एक अपना लॉ है जो हमारे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं लाता, एक रूपता नहीं लाता। तो साथियों, जरूरत है हमें ऐसे कानून की जो सभी धर्मों के लिए बराबर हो, इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो साथियों, आर्टिकल नंबर 44 में
किसमें? अनुच्छेद नंबर 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है और ये जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ये विधेयक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाफ्टा पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the best film award at the BAFTA Award 2024? तो साथियों बाफ्टा अवार्ड 2024 की घोषणा हुई है और इसमें ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये बनी है ओपेनहाइमर। देखिए बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 77 नंबर का बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये जो पुरस्कार देख रहे हैं, आप ये स्कल्पचर देख रहे हैं, यही एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है जो भी बाफ्टा से सम्मानित किया जाता है। और जो सेरेमनी का आयोजन होता है लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया जाता है। और देखिए यहां पर दुनिया की टॉप 4 फिल्म अवार्ड्स में जो बाफ्टा है गिना जाता है। पहले ऑस्कर आता है, सबसे पहले दुनिया का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहला अवार्ड समारोह कब हुआ था। तो 1949 में हुआ था। यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम्स के द्वारा दिया जाता है। इन पुरस्कार में ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। जो भी विजेता बनता है इसको ट्रॉफी के रूप में एक थिएट्रिकल मास्क दिया जाता है। थिएट्रिकल मास्क आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह सम्मान के रूप में दिया जाता है। क्लियर है? इसको बनाया किसने था? तो यूएस स्कल्पचर आर्टिस्ट मित्जी कुनलिफ, इन्होंने इस आइकॉनिक बाफ्टा मास्क को बनाया था। दोस्तों कौन कौन विजेता बना? ओपेनहाइमर बेस्ट फिल्म बनी, मुझे बहुत बोरिंग लगी थी, बट हाँ सच में बहुत डॉक्यूमेंट्री उसकी पूरी ओरिजिनल इस वजह से शायद दिया गया हो, पर मैं तो सो गया था। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन थे ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किलियन मर्फी थे ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल एमा स्टोन थे पुअर थिंग्स के लिए। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया? विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च इनसेट 3DS सैटेलाइट? तो ये जो एजेंसी है हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका मकसद है, क्या मकसद है? मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठा करना। जो इसकी लॉन्चिंग हुई है 17 फरवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग की गई है और यह 10 साल तक हमें मौसम की जानकारी प्रदान करेगा, यही इसका मकसद है। किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? GSLV F-14 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। दुनिया की पहली एयर टैक्सी हाल ही में कहां पर शुरू हुई है? वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इज टू बी लॉन्च फ्रॉम वेयर? तो देखिए दुनिया की पहली एयर टैक्सी जो है दुबई में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है दुबई में, 2024 में जो समिट हुआ वो दुबई में हुआ। भारत की तरफ से पीएम मोदी जी भी गए थे। तो दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा आप यहां पर देख पा रहे हैं। पहले आप उबर बुक करते थे, ओला बुक करते हैं, अब कुछ दिनों बाद आप हेलीकॉप्टर बुक करेंगे, एयर टैक्सी बुक करेंगे और आपके घर में लैंड होगी और आप वहां से चले जाएंगे। जोक्स अपार्ट, कहीं और जगह होगी तो हल्के ऐसे बनाए जाएंगे कि ऊपर भी लैंड हो सके। तो आपको आपके लिए क्या फायदेमंद होने वाला है, आइए देखेंगे फ्यूचर में। तो ये 4 बैटरी पैक के द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 161 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? तो देखिए इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है कहां पर हुआ? तमिलनाडु राज्य में हुआ है। कहां पर हुआ है? अगर आपसे पूछा जाए कहां पर हुआ है तो तमिलनाडु राज्य में हुआ है। और यहां पर जो सबसे पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने हासिल किया। कौन से, किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने इसमें हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। और जो हुआ है आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ है इसका तमिलनाडु में। अगर आपसे मैं पूछूं कि 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? 2023 में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था और महाराष्ट्र यहां पर पहला स्थान हासिल कर चुका है। देखिए 19 से 31 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था, यह बात आप याद रखिएगा। 6वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है और पहली बार किस गेम को शामिल किया गया? स्क्वैश को यहां पे शामिल किया गया है। इसके अलावा सिलंबम जो स्वदेशी मार्शल आर्ट है उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। इसका शुभंकर आप देख पा रहे हैं वीरामंगई वेलु नचियार। वीरामंगई जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्हीं को याद करते हुए शुभंकर यहाँ पे बनाया गया है।
इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा वृत्ति अग्रवाल का, जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है। इन्होंने स्विमिंग में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र था जिसने 158 मेडल जीते, तमिलनाडु ने 98, हरियाणा ने 103 और दिल्ली ने यहां पे जीते हैं 56। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। साथियों, अभी चेन्नई ओपन हुआ है भारत में, चेन्नई ओपन 2024 जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने इसे जीता है। देखिए, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं और इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। यानिक सिनर ने इस बार, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो इसमें ये विनर बने। इटली देश से बिलोंग करते हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं? इटली देश से बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। तो सुमित नागल भारतीय हैं जिन्होंने चेन्नई ओपन 2024 का टूर्नामेंट जीता है और इटली के लूका नार्दी को हरा दिया है। ठीक है, इटली के लूका नार्दी को हराया। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है सुमित नागल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी भारतीय जोड़ी ने इस बार इसे जीता है? राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी, इन दोनों ने यहां पर मेंस डबल्स का खिताब जीता है। देखिए, चेन्नई ओपन कहां पर हुआ था? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। चौथा संस्करण किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण कब हुआ? 2018 में। इस बार चौथा संस्करण था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो साथियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष बनाया गया, नवाब सलाम को बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया। मेरे पीछे आप नवाब सलाम को देख पा रहे हैं। तो ये न्यायाधीश नवाब सलाम जो है लेबनान देश से बिलोंग करते हैं। आईसीजे के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 193 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, एक क्वेश्चन भारत रत्न का पहले भी था, जिसमें मैंने आपको 2 व्यक्तियों के नाम बताए थे, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। आमतौर पर होता क्या था, मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन साथियों इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, इन तीनों को भी भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, इन तीनों को भारत रत्न दिया गया 2024 का। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है चौधरी चरण सिंह, ये है पीवी नरसिम्हा राव और यहां पर MS स्वामीनाथन को देख पा रहे हैं। इन तीनों को आपने देखा। तो 5 लोगों को भारत रत्न इस साल दिया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। अब चलिए बात करते थोड़ा डिटेल से पीवी नरसिम्हा राव जी की। तो किस राज्य से बिलोंग करते? तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ये बात आप याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्हें किसानों का नेता कहा जाता है और इसीलिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। ठीक है, 23 दिसंबर को। अब बात करें तो ये MS स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिसकी वजह से भारत में गेहूं का जो पैदावार था खासकर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन्हें पौधों का जेनेटिक साइंटिस्ट कहा जाता है। साथियों, 2023 में हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी? तो साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें 300 यूनिट बिजली जो है आपको मुफ्त में प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितनी यूनिट? 300 यूनिट बिजली हर महीने, 1 करोड़ घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और इसके तहत सूर्योदय योजना स्टार्ट किया गया है। 1 करोड़ घर पर क्या करा जाएगा? सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो साथियों, भारतीय सेना के उप प्रमुख बने उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी। देखिए, अनिल चौहान की बात करें तो भारत के वर्तमान 2nd नंबर के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। मनोज पांडे साहब भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं और VR चौधरी भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, और उपेंद्र द्विवेदी बने हैं भारतीय सेना के उप प्रमुख।
तो आप यहां पर उपेंद्र द्विवेदी का इमेज देख पा रहे हैं, दिमाग में आपके सेट होता जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को हमारी पूरी टीम ऐसा बनाती है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अभी किन के स्थान पर आए हैं, तो जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार का स्थान लेंगे। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी साहब। अब दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं आपको अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में बता रहा हूं। तो एसएसबी के महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, सीआरपीएफ के हैं अनीश दयाल सिंह, और सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक नीना सिंह है, पहली महिला। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक एमए गणपति बने हैं, एनएसजी के भी एमए गणपति हैं, और आलोक वर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्रधानमंत्री की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, आलोक शर्मा उसके निदेशक हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा, महानिदेशक है एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह, और राकेश पाल सिंह जो है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। याद रहेगा, सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? Which state has been leading as the most welcoming region of India in 2024? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश वो जगह है जो पर्यटन के लिए और सबके लिए बहुत ही ऐसा प्लेस है जो हर व्यक्ति जाना चाहता है। हिमाचल प्रदेश वो जगह है, और यहाँ पर booking.com इन्होंने 12वां वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स की घोषणा की, और इसमें हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान दिया है। और शहरों के मामले में केरल का मरारीकुलम सबसे स्वागत योग्य शहर घोषित किया गया है। मेदराम यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? इसे कर लीजिए, मेदराम यात्रा आप याद रखिएगा। तो मेदराम यात्रा जो है तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। कहां पर? तेलंगाना राज्य में स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल है एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है मेदराम यात्रा, और तेलंगाना स्टेट में स्टार्ट हुआ है। आप यूं समझ लीजिए जो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 साल में, तो दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है मेदराम यात्रा, जो आपसे पूछा जा सकता है तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन हुआ है। 1996 से हर साल हो रहा है, और कौन सी जनजाति? कोया जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। इसे समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? बहुत समय से मराठाओं की मांग थी कि मराठा आरक्षण उन्हें मिले, और यहाँ पे महाराष्ट्र ने मराठा आरक्षण को पारित कर दिया है। अब यहाँ पे इनको 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो मराठों को 50% की सीमा से ऊपर 10% आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, ये हैं देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अजीत पवार भी हैं जो कि एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका गठन 2017 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड एमजी गायकवाड़ ने की थी। उन्होंने सजेस्ट किया था, उसी हिसाब से यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो मनोहर जोशी जो थे ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे, शिवसेना नेता थे, शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते थे, और ये इनका निधन हो गया है, महाराष्ट्र राज्य के थे। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ हार्ट अटैक की वजह से, और ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, शिवसेना नेता थे। 1967 में पॉलिटिक्स में आए थे। दुनिया का पहला लकड़ी का जो सैटेलाइट है इसे कौन लॉन्च करेगा? हु विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो दुनिया का पहला लकड़ी का जो सैटेलाइट है नासा और जाक्सा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। दोनों ने मिलकर के फैसला किया कि हम लकड़ी का सैटेलाइट बनाएंगे, और इसका नाम रखा है लिग्नोसैट प्रोब। क्या नाम रखा है इसका? लिग्नोसैट प्रोब। जो लकड़ी है स्पेशल टाइप की आप यहाँ पे सैटेलाइट देख पा रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है। इसे बोलते हैं मैग्नोलिया लकड़ी। ये बायोडिग्रेडेबल है। तो आमतौर पर अभी देखिए जितने भी सैटेलाइट भेजे गए हैं वो अंतरिक्ष में कचरा जमा हो गए हैं। जो अभी सारे एक्टिव सैटेलाइट है वो उनको भी तोड़ सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा ऑपरेशन बंद हो सकता है। इसी में ध्यान रखते हुए आने वाले समय में हमें ऐसे सैटेलाइट की जरूरत है जो वायुमंडल में प्रवेश करे और राख हो जाए। तो इसीलिए लकड़ी के उपग्रह यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उसमें लकड़ी के उपग्रह बनाए जा रहे हैं।
आचार्य विद्यासागर महाराज का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस धर्म से था? आचार्य विद्यासागर महाराज हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो साथियों, आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे बीच में नहीं रहे और ये जैन धर्म से संबंधित थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जो निधन है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ है और संलेखना के माध्यम से इन्होंने समाधि प्राप्त कर ली और 22 वर्ष की उम्र में 1968 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। संलेखना प्रथा होती क्या है? तो संलेखना प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से फूड खाना और जो तरल पदार्थ है उसको एब्सटेन कर देता है, परहेज करता है और जब तक उसको मृत्यु नहीं आ जाती तब तक वो उपवास करता है। इसे संलेखना प्रथा कहते हैं। क्लियर है? इनका जन्म कहां पर हुआ था? कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पे संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ संत रविदास? तो साथियों, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण बनारस में किया गया है, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं पे किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं संत रविदास जी की प्रतिमा, उसके ठीक नीचे खड़े हैं पीएम मोदी जी और 647 नंबर की जयंती समारोह में ये शामिल हुए थे, तभी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 25 फीट है। संत रविदास की बात करें तो ये महान संत थे, दार्शनिक थे, कवि थे, समाज सुधारक थे और ये निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 ये कहां पर शुरू हुआ है? वेयर हैज इंडियाज नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज मिलन 24 बिगन? तो देखिए, भारतीय नौसेना का जो मिलन 24 है जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, 51 कंट्री इसमें शामिल हैं। ये विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। कहां पर? विशाखापत्तनम में 19 फरवरी को स्टार्ट हुआ। 51 देशों की नौसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मिलन। ठीक है। और साथियों, भारत की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट हैं, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य इसमें शामिल होंगे और ये इस प्रैक्टिस यहां पे चलेगा। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो साथियों, भारत सरकार ने फैसला किया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गई है। यानी हम आमंत्रित करते हैं उन देशों को जो भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में। इससे क्या फायदा होगा? इससे 2 फायदा होगा, हमें दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ पैसा भी हमारा नहीं लगेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में निवेश के लिए आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। देखिए, यहां पर किसी एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है उससे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ओके, समझ में आया आपको? देखिए, स्वीडन की कंपनी है साब। तो अभी साब को पहला रक्षा उद्योग में यानी हमारे डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। फ्रांस का एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे हम बोलते हैं द लीजन ऑफ ऑनर। इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the France highest honor, the Legion of Honor? तो साथियों, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है कांग्रेस नेता शशि थरूर को। किसे? कांग्रेस नेता है शशि थरूर, इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं और अपनी बेहतरीन ग्रामर इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटी है, वर्सेटाइल व्यक्ति है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू हुआ है? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 हैज बिगन इन विच कंट्री? तो साथियों, दोस्ती 16 जो स्टार्ट हुआ है मालदीव्स में हुआ है। अब आप याद रखिएगा, सिम याद रखिए या फिर आप मिस याद रखिए। इसमें 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स। हालांकि भारत और मालदीव्स की दोस्ती अभी सही नहीं है, पर फिर भी दोस्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो दोस्ती 16 जो अभ्यास है ये 3 देशों के बीच में होता है और 16वां संस्करण हो रहा है। दोस्ती 16 इसका नाम दिया गया है। ये 22 से लेकर 25 फरवरी के बीच में मालदीव में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हुआ था। अभ्यास दोस्ती केवल पहले भारत और मालदीव करते थे 1991 में, और उसके बाद अभी देखिए भारत और मालदीव के जो बीच में अभ्यास है वो है एक्वेरिन, एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। अभ्यास मित्र शक्ति जो है भारत श्रीलंका के बीच में होता है। स्लिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, लेकिन स्लिनेक्स जो है नौसेना अभ्यास है और सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है, वैलिड बताया है? तो साथियों, समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है यह देश है ग्रीस। कौन सा देश है? ग्रीस, जो कि यूरोपियन कंट्री, जिसने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज एक लीगल है।
तो सेम सेक्स मैरिज होता क्या है, जिसमें लड़का लड़के से, लड़की लड़की से शादी करते हैं, उसे सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। अगर आप ग्रीस को देखें तो ग्रीस एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, जहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वो ऑर्थोडॉक्स है, जो पुरानी विचारधारा रखती है। बहुत विरोध भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस बिल को पारित कर दिया है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में सेम सेक्स मैरिज को कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उनको राइट्स दिए गए हैं। अभी एक आईपीसी की धारा 377 जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध बताया गया था, उसको यहाँ पे जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसको बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर विच रिवर? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी देश से कम नहीं, भारत ने यह बात बताई है। आप यहां पर वो देख पा रहे हैं वो ब्रिज, जिसमें रेलवे ब्रिज है, यहां से ट्रेन गुजरेगी, ठीक नीचे चिनाब बह रही है। 359 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। ठीक है, जो एफिल टावर से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का उद्घाटन किया है, इसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो उसी के तहत ये ब्रिज जो है बनाया गया है और ये तैयार हो गया, चिनाब नदी पर। इसकी ब्रिज की लंबाई भी बहुत ज्यादा दोस्तों, 1315 मीटर लगभग, यानी 1.3 किलोमीटर आप मान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द 190th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलियंस? तो दोस्तों 119वां देश जो बना है, इसका नाम है माल्टा। क्या नाम इसका? माल्टा नाम है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो माल्टा के जो विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर कटजार। इन्होंने आईएसए फ्रेमवर्क में समझौते पर साइन किया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इसको बनाने का श्रेय जाता है भारत और फ्रांस को, जिन्होंने 2015 में मिलकर के इसकी स्थापना कर दी थी। और यहां पर आईएसए के महानिदेशक हैं, भारतीय हैं, अजय माथुर हैं, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 टाइटल? तो साथियों इस टाइटल को भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने इस टाइटल को जीता है, थाईलैंड को हरा करके, 3-2 से हरा करके इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। देखिए 2016 में इसकी शुरुआत हुई है और पहली बार ऐसा मौका है कि एशिया टीम चैंपियनशिप ने महिला टीम ने इसे जीता है। स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह, इनकी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर यू तिरोट सिंह हैज बीन अनवील्ड इन विच कंट्री? तो साथियों इनकी जो प्रतिमा है, बांग्लादेश में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? बांग्लादेश में। आप यहां पर देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है, वहां पे जो फ्रीडम फाइटर है यू तिरोट सिंह, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ढाका में है इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, वहीं पे इसकी स्थापना की गई है। यू तिरोट सिंह की बात करें तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी थे। वहां के जो लोग हैं मेघालय के, उनको खासी पहाड़ियों का नायक भी कहते हैं। आदिवासी मुखिया थे, ट्राइबल लीडर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? एआई चैटबॉट हनुमान विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? तो देखिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे हनुमान को लॉन्च किया जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। तो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उन्होंने एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। दोस्तों यहां पर कंपनी 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रही है, जिसको कहते हैं भारत GPT ग्रुप, जिसे तैयार किया जा रहा है। हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो अमीन सयानी हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो साथियों रेडियो संचालक थे अमीन सयानी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनका निधन हो गया है। 91 ईयर्स की उम्र में इनका मुंबई में निधन हुआ है और 1952 से लेकर 94 तक रेडियो शो गीता माला को होस्ट करते रहे हैं अमीन सयानी में। यहां पर आप देख रहे हैं। वन मित्र योजना किस राज्य में हाल ही में स्टार्ट हुई है? वन मित्र स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो साथियों वन मित्र योजना को हरियाणा राज्य में लॉन्च किया गया। कहां पर? हरियाणा राज्य में। अगर आप प्लांट फॉरेस्टेशन करते हैं, ट्री फॉरेस्टेशन करते हैं, आप पेड़ लगाते हैं, तो आप वहां पे वन मित्र कहे जाएंगे। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च कराया है, वन मित्र योजना।
और यहां पर आप पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया है। इसका जो प्रमुख मकसद इस योजना का टू कंजर्व द एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण। 18 से 60 साल की आयु के जो योग्य व्यक्ति हैं वो वनीकरण प्रयासों में योगदान देने के लिए इस मिशन पर जुड़ सकते हैं और वन मित्र वो कहलाएंगे, उनका पंजीकरण भी होगा। किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच स्टेट हैज प्रपोजल फॉर कास्ट सर्वे हैज बीन पास्ड। तो जातिगत सर्वेक्षण का जो प्रपोजल है तेलंगाना में पास हो गया है। देखिए, पहला राज्य बिहार है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने जातिगत सर्वेक्षण लगभग कर लिया है। अब तीसरा राज्य हो जाएगा तेलंगाना। ओडिशा में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो तेलंगाना विधानसभा ने फैसला किया है कि घर घर जाकर के वो जातिगत सर्वेक्षण को यहां पर तैयार करेंगे। ओबीसी, एसटी और अन्य जो कमजोर वर्ग है उनके लिए बहुत सारी परियोजनाएं, योजनाएं तैयार करेंगे जब उनके पास डेटा होगा, आंकड़ा होगा। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहां पे खोला जाएगा? वेयर हैज महाराष्ट्र फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन विल बी ओपन। तो ये जगह है दोस्तों धुले। ये जगह कौन सी है? धुले। धुले में खोला जाएगा सबसे पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है। तो बच्चों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। देखिए, कम उम्र में बच्चे क्राइम कर जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके साथ टॉर्चर करें, क्योंकि उनका बचपन भी बर्बाद होगा। तो सरकार ने फैसला किया है कि एक ऐसा पुलिस स्टेशन बनाएंगे जिसमें जो कि बच्चों के लिए फ्रेंडली होगा, वो सारी सुविधाएं होंगी। तो इसलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक अनुकूल पुलिस स्टेशन यहां पे स्थापित किया गया है आजाद नगर पुलिस स्टेशन में। बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई? द बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में बैगलेस पहल की शुरुआत की गई। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। फर्स्ट से लेकर 12th क्लास में एक वीक में एक दिन आपका नो बैग डे होगा। इसे कहते हैं बैगलेस, यानी आपको अपने साथ बस्ता लेके नहीं जाना है। हम बस्ता बोलते थे, आप बैग बोलते हैं। तो पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा, और ये लागू होगा अभी 2024 का जो 25 का सत्र होगा उस पर ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो पहली क्लास के विद्यार्थी हैं, पहली के विद्यार्थी हैं, उनके बस्तों का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम के बीच में होगा, और 10वीं के विद्यार्थियों का जो बस्ते का वजन होगा 2.5 से 4.5 किलोग्राम के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? वेयर विल बी उत्तर प्रदेश फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व विल बी सेटअप। तो देखिए, टर्टल कंजर्वेशन जो है यानी कछुआ संरक्षण के लिए गोंडा में यहां पर ये रिजर्व स्थापित किया जाएगा। गोंडा जिले में वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल अलियांस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से यहां पर बनाया जा रहा है। तो यहां पर घाघरा नदी की सहायक नदी जो सरजू नदी, उसके किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, 43 क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल बी ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, इसका आयोजन हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने में भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर भारत टेक्स है क्या? टेक्स मतलब टेक्सटाइल यानी कपड़ा इंडस्ट्री। तो दोस्तों, भारत जो है कपड़ा का हब भी है, आपको पता है। तो भारत अपने इस क्षेत्र को भी पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, इसलिए ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया 26 फरवरी को। और यहां पर भारत अपनी इस इंडस्ट्री को जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, और 100 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 100 देश के खरीदार होंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले। और ये कहां पर होगा? मंडपम और यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो यशोभूमि है मंडपम से दुगना कन्वेंशन सेंटर है। यशोभूमि का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। G20 कहां पर हुआ था? मंडपम में हुआ था। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है जहां पे सीटिंग कैपेसिटी मंडपम से भी डबल है। अब कुछ प्रमुख सम्मेलन उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? Who has been appointed as a विजिलेंस कमिश्नर by the president? तो साथियों, विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है AS राजीव जी को बनाया गया है, सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। और यहां पर
ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पहले सीईओ थे, एएस राजीव, जिन्हें सतर्कता आयुक्त अभी अपॉइंट किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की जगह लेंगे एएस राजीव जी। तो देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक सतर्कता आयुक्त होता है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक चीफ विजिलेंस का चीफ होता है और अदर होते हैं उनके सहायता करने के लिए। अब विजिलेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो भारत में जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते, करप्शन करते हैं, उसके लिए ये काम करता है कि भ्रष्टाचार ना हो। हालांकि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है, सब झूठी बातें हैं, इन लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 1964 में के संथा नाम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। आइए कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने। आर वेंकट रमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड? तो नेल्सन मंडेला अवार्ड साथियों नीम हंस को मिला है। किससे मिला है? नीम हंस को दिया गया। नीम हंस क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ को प्रमोट किया है, इसलिए WHO ने इनको अवार्ड किया है। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो कि नीम हंस संस्थान की निदेशक हैं। ये WHO के द्वारा अवार्ड को रिसीव कर रही हैं। 2019 में नेल्सन मंडेला जो है इसकी शुरुआत हुई थी और WHO के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। स्वाति पोर्टल का हाल ही में शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च्ड स्वाति पोर्टल? तो स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया अजय कुमार सूद जी ने। किसने? अजय कुमार सूद जी ने स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए जो अजय कुमार सूद हैं वो हैं इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद। तो ये चाहते हैं और ये जो सेगमेंट है ये चाहते हैं, स्वाति पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि महिलाएं नवाचार के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ें। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ताकि इस क्षेत्र में वो बढ़े। देखिए स्वाति का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया? ठीक है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो साथियों उत्तर प्रदेश ने यहां पर सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। हालांकि सेमीकॉन जो सम्मेलन हुआ था अभी गुजरात में हुआ है, ठीक है, और भारत और गुजरात, अमेरिका गुजरात के बीच में अभी समझौता भी हुआ है सेमीकंडक्टर्स को लेकर के कि वहां पर सेमीकंडक्टर्स की बहुत बड़ी असेंबली बनाई जाएगी ताकि डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा भारत में हो सके। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है समझते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होती है, बीच में होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम, ये सब सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। और जब हम सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। अर्धचालकों का अध्ययन जो कहलाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड्स, आईसीज, इन सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पेटीएम ई कॉमर्स का अभी नाम चेंज हुआ है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? तो देखिए पेटीएम ई कॉमर्स का नाम चेंज करके पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पाई प्लेटफॉर्म किया गया। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम चेंज करके निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में, उसको अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में पंजोखरा साहिब हो गया है। फिरोजाबाद जो कि यूपी में से चंद्रनगर किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो गया अक्षरधाम एक्सप्रेस। हॉकी स्टेडियम जो कि रायबरेली में है, इसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है रानी रामपाल जी की याद में। ठीक है, याद में नहीं, अभी जिंदा है। पेटीएम पेमेंट बैंक की हम बात करें जो बंद हो गया है, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। 2017 में स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है।
विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में 66 नंबर के ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है शंकर महादेवन को शक्ति द मोमेंट एल्बम के लिए। ठीक है, इनका ग्रुप है। तो दोस्तों ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का यानी म्यूजिक की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है और इस बार इसका 66वां संस्करण आयोजित किया गया था और जो स्थान है crypto.com एरिना लॉस एंजेलिस यूएसए के द्वारा दिया जाता है और यहां पर सबसे अधिक पुरस्कार जीता है फोबी ब्रिजेस ने, 4 पुरस्कार जीते हैं और इस प्रकार से ये अवार्ड दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड में सम्मान में। ये देख पा रहे हैं शंकर महादेवन, आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में, तो ये इस प्रकार से ग्रामोफोन है, ये दिया जाता है। देखिए शंकर महादेवन का जो बैंड है इसका नाम है शक्ति और इनका एल्बम का नाम था दिस मोमेंट। तो इसके लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में इनको ग्रैमी मिला है और दिस मोमेंट में टोटल 8 गाने हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके बैंड में कौन कौन है? जाकिर हुसैन है, सेल्वा गणेश है, गणेश राज गोपालन जैसे कलाकार इनमें काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बैंड में। इसके अलावा जाकिर हुसैन को भी अवार्ड दिया गया है 3 कैटेगरी में और जाकिर हुसैन का पास्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और इन्होंने अवार्ड को शेयर किया है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोदी जी का भी नाम आएगा। पीएम मोदी जी ने एक गाना लिखा था और वो है एबेंडेंस इन मिलेट्स, उसको जगह दी गई थी लेकिन उसने कोई अवार्ड नहीं जीता और ये सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा गया था, मोदी जी के द्वारा नॉमिनेशन मिला था लेकिन कोई अवार्ड जीता नहीं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसके नाम पर एक ग्रामोफोन पर इसका नाम रखा गया है, जो नाम रखा है 1959 में इसकी शुरुआत हुई है। जो विनर्स थे बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस में माइली साइरस थे फ्लावर के लिए, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम में टेलर स्विफ्ट थे मिडनाइट के लिए, बेस्ट एल्बम था SZA SOS। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस कोको जोन्स को मिला ICU के लिए, रैप एल्बम किलर माइक का जो कि माइकल है उनको दिया गया है मेजर विनर्स, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे विनर्स थे ग्रैमी अवार्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कौन सा बना है? तो देखिए भारत का जो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान बना है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद बना है। कौन सा बना है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद बना है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा ग्लोबल MBA रैंकिंग जारी की गई, इसमें 100 बिजनेस स्कूल को इंक्लूड किया गया था और उसमें पहला स्थान दिया गया है यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि वॉर्टन में है। इन सीट 2nd प्लेस पे, कोलंबिया बिजनेस स्कूल 3rd प्लेस पर है और भारत का जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है ये पहले स्थान पर है, ग्लोबल रैंक में 31 प्लेस पर है और इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद 41 रैंक पर है ग्लोबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली UPI लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों में UPI लॉन्च किया गया। हाल ही में मैंने आपको बताया था फ्रांस ने भी हमारी UPI को अडॉप्ट किया है और आप जब जाएंगे तो वहां पर एफिल टावर की टिकट आप UPI के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी जी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के PM है प्रविद जुगनाथ, इनकी उपस्थिति में इसकी लॉन्चिंग की गई है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा सिस्टम है जो तुरंत आपको पेमेंट करने देता है। बहुत सारे देश ऑलरेडी इसे अडॉप्ट कर चुके हैं, मलेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नेपाल, UK, इन सभी जगहों पर UPI चल रहा है। ओलेग कोनोनेको किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको की हम बात करें तो रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड है 879 डेज का। ठीक है, रूस के अंतरिक्ष यात्री है। हालांकि ये बात सही नहीं है कि 879 डेज तक कंटिन्यूसली वो रुके हैं, अलग अलग समय पर अंतरिक्ष में गए हैं और अभी बोल रहे हैं कि हम 1000 दिन का रिकॉर्ड और बनाएंगे। तो साथियों कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागारिन जो कि रूस के थे। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी रूस की ही
इनका नाम है वेलेंटीना तेरेश्कोवा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के 1969 में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु है लाइका, जो कि डॉग है। सबसे पहला अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रूस है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहले भारतीय राकेश शर्मा है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने? अलेक्जेंडर स्टब हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अलेक्जेंडर स्टब बने फिनलैंड के राष्ट्रपति। फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कोअलिशन पार्टी। इनको 51.6% वोट प्राप्त हुए हैं। फिनलैंड की बात कर लेते हैं, तो फिनलैंड देखिए कहां पर है, ये रशिया से लगा हुआ फिनलैंड है और ये नाटो में शामिल हो गया है। फिनलैंड 31 कंट्री बना है जो नाटो में शामिल हुआ है। इसकी राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। और यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस किस देश पे हाल ही में खोला जाएगा? सीबीएसई बोर्ड ऑफिस विल बी ओपन वेयर, इन विच कंट्री? तो यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस खोला जाएगा अबू धाबी जगह है। दोस्तों हाल ही में जो फैसला किया गया है कि आईआईटी दिल्ली भी अबू धाबी कैंपस में अपना मास्टर्स कोर्स शुरू करेगा, आईआईटी दिल्ली, और यहां पर अब सीबीएसई का बोर्ड ऑफिस भी खोला जाएगा। देखिए सीबीएसई क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो कि प्राइवेट स्कूल और जितने भी सार्वजनिक स्कूल हैं उन सब के एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करती है, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, 1929 में इसका गठन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कुछ आपको परीक्षा संजीवनी में मैं आपको करंट अफेयर्स दे देता हूं। तो आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है तंजानिया, ठीक है, तो ये तंजानिया के जंजीबार में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आईआईटी दिल्ली ने घोषणा की है कि अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब कतर ने जीता है और इसका आयोजन भी कतर में हुआ था। कतर ने जॉर्डन को हरा करके जीता है। जॉर्डन यहां पे हार गया है और यहां पे कतर जीत गया है। तो दोस्तों इसका आयोजन 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुआ था। कतर ने दूसरी बार एएफसी एशिया कप टाइटल जीता है और यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ का गठन कब हुआ है? 1954 में, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए बहुत सारे कप हैं फुटबॉल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे डूरन कप है, आशुतोष कप है, मार्डेका कप है, संतोष ट्रॉफी है, रोबर्ट्स ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने डेवलप किया है? तो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है आईआईटी जम्मू ने। किसने डेवलप किया है? आईआईटी जम्मू ने इसे डेवलप किया है। जो आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नथवानी, उन्होंने यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम को यहाँ पर डेवलप करने में मदद की है। और यह प्रणाली अपनी तरह की प्रणाली आप देख पा रहे हैं, ना इसमें कैमरा लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई रडार लगा हुआ है। ये केवल साउंड को डिटेक्ट करेगी, ध्वनि संकेतों का पता लगाकर जो है निगरानी रखेगी। तो अवैध गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए इसे डेवलप किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जगह है राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहां पर इसकी स्थापना की गई है, जो कि सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो कि सोलर बेस्ड है, ठीक है। तो ये राजनांदगांव कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। इसकी जो बिजली उत्पादन होगी 5 लाख यूनिट से अधिक होगी, डेली होगी। और इसका स्थापना सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दोनों ने मिलकर के इसका किया है। लागत इसमें 960 करोड़ रुपए आई है, ठीक है। हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन बैंड ऑन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी? तो इन पे 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 12 इयर्स का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है जिन्होंने इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो आप यहां पर हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को देख पा रहे हैं। तो डोपिंग की वजह से इन्होंने प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए था। इस वजह से इनको यहाँ पे 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। और इससे पहले भी इनको प्रतिबंधित किया जा चुका है, 2015 से 2019 तक भी निलंबित किया गया था। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट 2017 में स्थापित हुआ है और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई है और इसके प्रमुख है ब्रेट क्लॉथियर।
स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो जनवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ बनाए गए हैं शामर जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। एमी हंटर आयरलैंड की प्लेयर है, इनको यहां पे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आईएनएस संध्याक को कहां पे कमीशन किया गया, वेयर हैज आईएनएस संध्याक बीन कमीशन। तो आईएनएस संध्याक को कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। कहां पर? विशाखापत्तनम पे। तो दोस्तों यहां पर जो राजनाथ सिंह भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की और एक प्रकार से सर्वे पोत है आईएनएस संध्याक, और यहां पर सर्वे में नेविगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस शिप का। क्लियर है? चलो, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी जाएगी, वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम विल बी लेड। तो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी जाएगी। कहां पर? हैदराबाद में सलार जंग नाम का जो संग्रहालय है, वहां पर इसकी आधारशिला रखी जाएगी, और इसकी आधारशिला केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने रखी है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम जी के नाम पर जाना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नाम चेंज हुए हैं, जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जो भारत की इकोनॉमी है वो कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो दोस्तों भारत की इकोनॉमी 7% की दर से बढ़ने वाली है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, याद रखिएगा। और यहां पर ये जो इसे मिनी इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है, और यहां पर देख पा रहे हैं ये वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, जो कि भारत के आर्थिक सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है। इन्होंने बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी 7% से या फिर उससे अधिक की दर से अचीवमेंट को हासिल करेगी। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसी संभावना है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी प्रिडिक्ट किया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.5% की रेट से बढ़ेगी 2024-25 और 25-26 में। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, ये साथियों हरियाणा राज्य में, कहां पर? हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर? हरियाणा राज्य में। 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, 2 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 37वां संस्करण था, 37th एडिशन था। इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यहां पर हमारा जो पार्टनर कंट्री बनाया गया तंजानिया है, और थीम राज्य है गुजरात। इंसानों में पहली ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? Who has implanted the first brain chip in humans? तो साथियों हम सुनते थे, अब वो सच हो गया है कि अब आपके दिमाग में ब्रेन चिप भी यहाँ पर लगाई जा। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट है, अभी इस पे पूरी स्टडी और बाकी है। तो न्यूरालिंक जो कि एलॉन मस्क की ही कंपनी है, उन्होंने पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया है और पहली बार इंसानी दिमाग पर ये चिप लगाई गई है। तो जो टेस्ला के मालिक है एलॉन मस्क, उनका स्टार्टअप है न्यूरालिंक। तो इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की जाएगी जो छोटे सिक्के आकार की तरह होगा। इसकी मदद से आपके कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा, और उसकी मदद से क्या, इसीलिए इसको लिंक कहा गया है। तो दोस्तों इससे क्या होगा? इसके माध्यम से आपकी बहुत सारी डिसीजेस ठीक हो जाएंगी जो कि तंत्रिका संबंधित है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हैं। और इसके अलावा जो दृष्टिहीन लोग हैं वो देख भी सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, आपको तो पता ही है। और जो पैरालिसिस के मरीज हैं वो चल फिर भी सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकेंगे, सब कुछ हो सकता है इस न्यूरालिंक की मदद से। साथियों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हमने पूरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर किया है। आशा करता हूं आपको आज का सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा। शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करना, आपको पता है हमारी टीम हम कितनी मेहनत करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? तो साथियों खेलो इंडिया विंटर गेम अभी समाप्त हुआ, लद्दाख में भी इसका आयोजन हुआ था और जम्मू कश्मीर में भी हुआ था। तो सबसे ज्यादा मेडल सेना ने, मिलिट्री ने जीता है। 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया था। 2 से 6 फरवरी लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था और 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था।
इसका शुभंकर है शीन एशी यानी हिम तेंदुआ। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब से हुई? 2020 से हुई है। सेना पहले नंबर पे थी, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पे। तो प्यारे साथियों, हमने यहाँ पे पूरे मंथली करंट अफेयर्स को कवर किया, पूरा एंजॉय करके आपने पढ़ा होगा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया होगा। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो जाएगी, जो कि संभवतः परसों लॉन्च हो जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। आइए देखते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो बाफ्टा यहाँ पर ब्रिटेन नहीं है, गलत ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में ये कहां पर आयोजित किया गया था? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। निर्मला सीतारमण अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? तो 6 बार ये बजट पेश कर चुकी हैं। 10 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? 11 लाख रुपए राशि मिलती है। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ, पिछली बार एमपी में हुआ था। मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये महाराष्ट्र के शिवसेना नेता थे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संबंध किस धर्म से था? इनका संबंध जैन धर्म से था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2015 में। यहां पे फ्रांस और भारत दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। आज का सवाल है दोस्तों, जरूर दीजिएगा इसका आंसर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आप यहां पर एक इमेज देख रहे हैं, तो ये कौन से नेता हैं और इनको क्या मिला है, सब कुछ आपको डिटेल से लिखना है हमारे कमेंट बॉक्स पर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मार्च से अरिथमेटिक का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो पूरे के पूरे नंबर आपके कितने भी एग्जाम होंगे, तो यहां पर आपको जो आयास सर हैं बहुत बेसिक से पढ़ाने वाले, एडवांस तक लेके जाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्लास मिलेगी, 2 साल की वैलिडिटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलने वाली है। ठीक है। और इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कोई भी डाउट होता है तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है। स्टडी कर को डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इस स्टाइल में जाइएगा पेड कोर्सेस में, तो आपको यहाँ पे सर की क्लास देखने को मिलेगी। ई बुक्स में जाएंगे जहां पर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेगी, और इस क्लास की पीडीएफ टॉपिक वाइज सेक्शन पर मिलेगी। और टेस्ट आपका जो लेने वाला हूं 4 मार्च को सुबह 9 बजे, तो वो आपको टेस्ट यहीं पे देना है। तो बहुत सिंपल। और डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पे पूरी फ्री पीडीएफ मिलती, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। हमारा दूसरा चैनल है जो है स्टडी कर, आप सर्च कीजिएगा। हमारी पूरी टीम वहां पे लाइव सेशन लेती है। शाम को 7 बजे अयाज सर पढ़ा रहे हैं 60 दिन 60 मैराथन क्लास। सुरजीत सर रात को 8 बजे रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, और 60 दिन 60 मैराथन ये भी ले रहे हैं। रात को 9 बजे राजेश सर स्टैटिक जीके की क्लास ले रहे हैं। स्टडी कर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है, हम सबका दूसरा चैनल है। मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है दोस्तों लॉन्च हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पूरा ईयरली ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आपके लिए ऑप्शन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक सेक्शन में जैसे जाएंगे तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आज की जो क्लास है वो मिल जाएगी, और ईयरली ई बुक आपको यहाँ मिल जाएगी, मैराथन क्लास पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, मंथली करंट सारा कुछ व्यवस्था आपको हमने दे रखा है। ठीक है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। साथियों, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अगर आपने जनवरी नहीं देखा, दिसंबर नहीं देखा, नवंबर नहीं देखा, अक्टूबर नहीं देखा, आपने
अगर सितंबर ने देखा, सबको मैंने पढ़ाया है, तो पूरी प्लेलिस्ट को भी फॉलो करिएगा। मिलते हैं साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।